का समय था। घने जंगल में शंकर नाम का एक लकड़हारा एक वृक्ष की लकड़ियाँ काट रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी रोक दी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी तेज प्यास लग रही है। गला सूख रहा है। इतना कहकर शंकर जंगल के तालाब की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर अचानक उसकी नजर घनी झाड़ियों पर पड़ी। सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। अरे ये तो एक काला हिरण है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। देखो तो। शंकर ने देखा कि एक काला हिरन जाल में फंसा हुआ था और निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद काले हिरन की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। ये देखकर शंकर को उस पर दया आ गई। ओ, लगता है शिकारी इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। इससे पहले कि शिकारी इसे पकड़कर ले जाए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर शंकर जाल के पास गया और जाल को काट दिया। जाल से आजाद होते ही हिरन रहस्यमयी अंदाज में शंकर की ओर देखने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरी दुनिया का द्वार बंद हो जाता। ये सुनकर शंकर चौंक गया। क्या? हे भगवान, तुम तो एक काले हिरण हो। तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? कहीं तुम कोई राक्षस या पिशाच तो नहीं हो? डरो नहीं, मैं कोई राक्षस या पिशाच नहीं हूँ। मैं कौन हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम एक साधारण लकड़हारे हो। तुम्हारी शादी को 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, परंतु तुम्हारी पत्नी अभी तक संतान सुख से वंचित है और तुम दिन रात मेहनत करते हो लेकिन गरीबी से जूझ रहे हो, है ना? ये सुनकर शंकर चौंक गया। बाप रे, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? देखो, मैं एक जादुई हिरण हूँ। मनुष्यों के चेहरे देखकर ही उनका भविष्य पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुनो, यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर एक तालाब है। उसके किनारे तुम्हें एक नवजात कन्या मिलेगी। तुम उस नवजात कन्या को अपनी बेटी समझकर रख लेना। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और जब वो 20 वर्ष की हो जाए तब तुम उसे बता देना कि वो तुम्हारी संतान नहीं बल्कि तुम्हें भाग्य से मिली थी। और अगर नहीं भी बताओगे तो नियति उसे यहाँ दोबारा खींच कर ले आएगी। इतना कहकर काला हिरन सामने की ओर देखने लगा। शंकर ने देखा कि सामने एक बड़ा ही प्राचीन घना वृक्ष मौजूद था। अगले ही पल उस प्राचीन वृक्ष के तने पर रंग बिरंगी किरणों से गोल द्वार प्रकट हो गया। काला हिरन दौड़ते हुए उस गोल द्वार के अंदर समाकर गायब हो गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। ये देखकर शंकर बुरी तरह चौंक गया और डरता हुआ सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर शंकर को घबराया हुआ देखकर उसकी पत्नी सावित्री चौंक गई। क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? शंकर ने सारी घटना सावित्री को बता दी। हाँ, सही बताऊं सावित्री, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि करे तो करे का। समझ रही हो ना? सावित्री गहरी सोच में डूब गई। मुझे तो वह कोई मायावी हिरन लगता है। जो भी हो, तुम जंगल के तालाब में जाओ और देखो क्या वहाँ नवजात कन्या मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगी तो हम उसे पाल लेंगे। शंकर गहरी सोच में डूब गया। तुम सही कह रही हो सावित्री। इतना कहकर शंकर अपने घर से बाहर निकल गया। शंकर अपने घर से कुछ ही कदम दूर चला था कि तभी उसके गांव का जमींदार उसे रास्ते में मिल गया। अरे ओ शंकर, क्या भाई, आज मेरी हवेली में तू लकड़ियां देने नहीं आया है? क्षमा करना जमींदार जी, आज मैं लकड़ियां नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। हाँ ठीक है, तो फिर मैं किसी दूसरे लकड़हारे को काम पे रख लूंगा। ये सुनकर शंकर चौंक गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जमींदार जी? मैं केवल आज ही की बात तो कर रहा हूँ। आज मैं किसी कारणवश से जंगल में लकड़ियां काट कर नहीं ला पाया तो। अरे बोल तो वैसे रहा जैसे कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो। अरे तुझ पर दया खाकर मैं तेरी लकड़ियां अच्छे दामों पर खरीद लेता था, लेकिन अब तू हो गया है काम चोर। सुन, अब मेरी हवेली में मत आना। बाजार में जाकर जब लकड़ियां बेचेगा और ग्राहकों के साथ अपना दिमाग खपाएगा ना, तब तुझे आटे दाल का भाव पता चलेगा। नौटंकी बताता है यहाँ, नहीं तो चालबाज कहीं का काम चोर। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। दरअसल पहले जमींदार सीधे शंकर से लकड़ियाँ खरीद लेता था, जिससे शंकर को बाजार नहीं जाना पड़ता था। शंकर कुछ देर वहीं गहरी सोच में खड़ा रहा और फिर कुछ सोचकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद जंगल में शंकर पहुँचता है तो एक सुनसान इलाके में वहाँ एक तालाब होता है।
तभी शंकर के कानों में एक नवजात कन्या के रोने की आवाज पड़ी। शंकर उस आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि झाड़ियों में एक नवजात कन्या पड़ी हुई रो रही थी। शंकर उस नवजात कन्या को उठाकर सीधे अपने घर ले आया और उसे अपने कक्ष में लिटा दिया। शंकर अपनी पत्नी सावित्री के पास गया और सारी घटना उसे बताई। अरे सावित्री, जब मैं जंगल में गया ना तो मुझको वास्तव में वहाँ एक नवजात कन्या झाड़ियों में लेटी हुई मिली। आओ आओ मैं दिखाता हूँ, अरे चलो आओ। ये सुनकर सावित्री चौंक गई। शंकर सावित्री का हाथ पकड़कर उसे उस कक्ष के दरवाजे तक ले गया जहाँ उसने नवजात कन्या को लिटाया था। सावित्री दूर से उसे देखने लगी और उसके मन में ममता उमड़ पड़ी। भगवान ने हमारी सुन ली। मैं दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि मेरी कोख हरी भरी कर दे और मुझे एक संतान दे दे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर शंकर चिंतित हो गया। अब मुझे जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचनी पड़ेंगी। पता नहीं बाजार में मुझे अच्छे दाम मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तभी अचानक शंकर को अपना घर हिलता हुआ महसूस हुआ। सावित्री, जल्दी से बाहर भागो। अरे भूकंप आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे। भागो भागो भागो, भागो भागो। अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वे आवाज शंकर और सावित्री के पीछे वाले कमरे की ओर से आई। दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंची तो देखा कि जमीन फटी हुई थी और जमीन के अंदर से रंग बिरंगी सुनहरी किरणें चमक रही थी। जब दोनों पास गई तो उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक बड़ा कलश रखा था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। शंकर उस कलश को बाहर निकाल लाया। सावित्री फटी फटी आंखों से सोने के सिक्कों को देखने लगी। लड़की तो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली निकली। अब मुझे उस जादू हिरण की बात याद आ रही सावित्री। अरे उसने कहा था कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। देखो देखो। ये सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। अब तुम्हें जंगल में लकड़ियां काटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपनी बेटी गौरी की परवरिश एक राजकुमारी की तरह करेंगे। ये सुनकर शंकर मुस्कुराने लगा। अरे वाह गौरी, आहा, तुमने तो बातों बातों में बेटी का नामकरण भी कर दिया। वाह, बहुत अच्छा नाम है, गौरी। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों में शंकर अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और गौरी की परवरिश एक राजकुमारी की तरह होने लगी। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए और गौरी अब जवान हो चुकी थी। एक दिन शंकर अपनी हवेली के बगीचे में अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठा हुआ था। तभी गौरी वहाँ आई। पिताजी, आज मैं अपनी सहेली राधा के पास जा रही हूँ। राधा जंगल में फूल तोड़ने जा रही है। उसके घर में पूजा है तो वह मुझे भी साथ ले जाने के लिए कह रही है। ठीक है, चली जाओ, लेकिन जंगल की गहराई में मत जाना। ये सुनकर गौरी मुस्कुराई और अपनी सहेली राधा के घर चली गई। राधा गौरी को देखकर खुश हो गई। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं, शाम को पूजा प्रारंभ होगी। हम जंगल से सुंदर ताजे फूल तोड़ के लाएंगे। दोनों जंगल की ओर चल दी। गौरी और राधा जंगल के एक सुंदर बागीचे में फूल तोड़ने लगी। तभी वहाँ जमींदार का पुत्र अशोक अपने मित्र बलदेव के साथ आ गया। अशोक को देखकर गौरी ने मुंह बना लिया। बाग में है हजारों फूल पर मुझको पसंद गुलाब है। अरे 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 अरे, मुझे देखकर मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है गौरी। एक न एक दिन तो तुम्हें मुझसे प्रेम हो ही जाएगा। ये सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। देखो अशोक, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रहा है। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। ये सुनकर अशोक झुंझला गया। अरे तो आखिरकार मुझ में बुराई क्या है गौरी? क्या समस्या है मेरे साथ, बताओ। आखिर तुम में अच्छाई ही क्या है अशोक? ये सच है कि तुम्हारे पिता गांव के जमींदार हैं और इस वजह से लोग उनसे डरते हैं, लेकिन मैं ना तुमसे डरती हूँ और ना ही तुम्हारे पिता से डरती हूँ। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर गौरी राधा से आगे बढ़ने क्यों कहती है। चल यहाँ से चलते हैं। राधा मुस्कुराकर गौरी के साथ आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद राधा ने गौरी से बोला, तुझे अशोक से डर नहीं लगता? वह जमींदार का बेटा है। मेरे पिता भी इस गांव के जमींदार से कम नहीं है और वैसे भी मुझे अशोक की शक्ल पसंद ही नहीं है। इधर दूसरी ओर अशोक क्रोधित अवस्था में खड़ा था। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें गौरी में ऐसा क्या नजर आता है, हैं? वो तुम्हें घास तक नहीं डालती। जब भी तू उसके पीछे पीछे जाता है वो तेरा अपमान करती है और तू उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अबे कुत्ते की दुम है क्या जो सीधा ही नहीं होगा, हैं? ये सुनकर अशोक और क्रोधित हो गया। अरे करने दो अपमान, लेकिन मैं शादी करूंगा तो गौरी से।
आज मैं पिताजी से इसी सिलसिले में बात करके रहूंगा। कुछ देर बाद अशोक अपनी हवेली पहुंचकर गुस्से में बैठ गया। जैसे ही जमींदार की नजर अपने पुत्र अशोक पर पड़ी, वह चौंक गया। अरे 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 अरे, क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों, क्या हो गया? पिताजी, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी हरियापुर गांव के जमींदार की बेटी से तय कर देता हूँ। वो भी वहाँ का बड़ा जमींदार है, 2 जमींदारों के बीच में रिश्ता हो जाएगा। नहीं 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 पिताजी, मैं किसी से प्रेम करता हूँ। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। किससे? शंकर की बेटी गौरी से, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है। पिताजी, अब बात जिद पर आ गई है। मैं तो गौरी से ही विवाह करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान एक करना पड़े। मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गौरी से। ये सुनकर जमींदार मुस्कुराया। अरे बेटा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? तुम तो जानते हो, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। ठीक है बेटा जी, मैं शंकर की हवेली में जाऊंगा और गौरी का हाथ मांगूंगा। शंकर इनकार नहीं कर पाएगा। अगले दिन जमींदार शंकर की हवेली पहुंच गया। जमींदार को देखकर गौरी मुंह बनाकर अंदर चली गई। क्या हाल चाल है? बरसों बाद मेरी हवेली में आए हो, कैसे याद आई जमींदार जी? नमस्कार नमस्कार। अच्छा देखो शंकर, मैं दिमाग घुमाकर बात नहीं करूंगा, सीधे बात करूंगा, स्पष्ट बात करूंगा। देखो ऐसा है कि मेरा पुत्र अशोक तुम्हारी पुत्री गौरी को पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। मैं तुम्हारी पुत्री गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। कर गहरी सोच में डूब गया। देखो जमींदार, मुझे एतराज तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं अपनी पुत्री से जरूर पूछना चाहूंगा। इतना कहकर शंकर गौरी के कक्ष में चला गया। बताओ बेटा गौरी, क्या तुम्हें अशोक पसंद है? हैं? पिताजी, प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा हुआ। इतना कहकर शंकर वापस उसी कक्ष में चला गया। तो क्षमा करो जमींदार, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। वो क्या है कि मेरी पुत्री की मर्जी तुम्हारे पुत्र से विवाह करने की नहीं है, और वो तुम्हारे पुत्र को पसंद भी नहीं करती है, तो विवाह का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। बस बस कर शंकर, मत भूल कि तू भले ही धनवान बन गया है, लेकिन 20 वर्ष पहले तू 1-2 पैसे का लकड़हारा था जो मेरी हवेली में अपनी लकड़ियां बेचने आया करता था। मेरे पैरों में गिड़गिड़ाता था कि मालिक काम दे दो, काम दे दो। फिर अचानक से तेरे हाथ पता नहीं शायद ऐसा कौन सा खजाना लग गया कि तू धनवान हो गया। लेकिन याद रख, मैं खानदानी रईस हूँ, खानदानी रईस। और कुछ? और कोई अपने 2-4 बखान करने हो अपने तारीफ में तो बताओ। देखो जमींदार, ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि जब मेरी पुत्री तुम्हारे पुत्र को पसंद नहीं करती तो मैं कैसे उसकी शादी कर सकता हूँ? जमींदार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। जमींदार अपनी हवेली पहुँचा और अशोक से बोला, देखो अशोक, ये ससुरा शंकर अपनी औकात भूल गया है। उसने रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया है, और अब मैं दोबारा अपमानित होने के लिए उसकी हवेली में तो नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके गौरी को भूल जाओ, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ रहे हो ना? इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। अशोक क्रोधित अवस्था में वहीं बैठा रहा। तभी वहाँ अशोक का मित्र बलदेव आया। अबे यार, मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था अशोक। अरे तू और मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है। कुछ भी हो जाए बलदेव, गौरी मेरा अपमान करती थी, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन गौरी के पिता ने मेरे पिता का अपमान किया, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं गौरी को ऐसा सबक सिखाकर रहूंगा कि जीवन भर याद करेगी। अरे भाई, लेकिन कैसे? शायद तुम भूल रहे हो कि गौरी के पिता इस गांव के अन्य लोगों की तरह गरीब नहीं है। वो भी तुम्हारे पिता की तरह धनवान है, धनवान। जो भी हो, मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन मैं गौरी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगी। देखना। अरे भाई, लेकिन कैसे? आज से हम दोनों गौरी पर नजर रखेंगे।
उस दिन के बाद बलदेव और अशोक गौरी पर नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि गौरी और राधा जंगल में फूल तोड़ने के लिए जा रही थी और वे दोनों उनके पीछे चल दिए। जंगल के फूल तोड़कर गौरी और राधा घर लौटने ही वाली थी कि तभी अचानक बलदेव और अशोक उनके सामने आ गए। आज तुम घर नहीं जाओगी गौरी, आज तुम मुझसे विवाह करोगी। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहूंगा। गौरी, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। तभी अशोक आगे बढ़ा और जैसे ही उसने गौरी का हाथ पकड़ना चाहा, अगले ही पल गौरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अशोक पत्थर में प्रवर्तित हो गया। ये देखकर बलदेव और राधा बुरी तरह डर गई। ये क्या हो गया गौरी? वे पत्थर में बदल गया? ये तो नहीं कैसे किया? मुझे नहीं पता, अचानक ये पत्थर का कैसे बन गया? बलदेव दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली पहुंचा और कांपते हुए सारी घटना बता दी। ये सुनकर जमींदार चौंक गया और तुरंत शंकर की हवेली की ओर चला गया। तभी वहाँ राधा के साथ गौरी भी आ गई। जमींदार ने गौरी की ओर देखकर क्रोधित स्वर में कहा, तो आखिरकार तूने मेरे बेटे को काला जादू करके पत्थर का बना ही दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शंकर चौंक गया। ये क्या बात कर रहे हो तुम जमींदार, कुछ भी बोल रहे हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे पूछो अपनी बेटी से, इसने मेरे बेटे को पत्थर का बनाया कि नहीं बनाया? पूछो उससे, पूछो। ये सुनकर शंकर चौंक कर गौरी की ओर देखने लगा। गौरी रोने लगी। तभी राधा रोते हुए सारी घटना जमींदार और शंकर को बताने लगी। इसमें गौरी का कोई दोष नहीं है। अशोक ने जैसे ही गौरी का हाथ पकड़ा, वे पत्थर में बदल गया। मैं इस बात को नहीं मानता। सुन ले शंकर, मैं अपने बेटे के पास जाकर रहूंगा। अगर मेरा बेटा सही नहीं हुआ तो मैं इस बात की चर्चा राजमहल तक जरूर करूंगा। अरे तुम्हारी बेटी को मैं आजीवन कारावास की सजा दिलवा सकता हूँ। अरे मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, बर्बाद। समझते क्या हो अपने आप को? खानदानी रईस हूँ मैं, खानदानी। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद राधा भी वहाँ से चली गई। पिताजी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उल्टा अशोक जबरदस्ती मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। फिर मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। ये सुनकर शंकर सावित्री की ओर देखने लगा। उसी समय 20 वर्ष पुरानी घटना उसके दिमाग में घूम गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं कैसे भूल गया कि उस काले हिरण ने मुझे बताया था कि 20 वर्ष बाद मुझे अपनी बेटी को सच्चाई बतानी होगी, और अगर नहीं बताऊंगा मैं, तब भी नियति उसे वहां तक पहुंचा देगी। ये सुनकर गौरी चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सावित्री ने गहरी नजर से गौरी की ओर देखा। गौरी को अब सब कुछ बताने का समय आ गया है। इसके बाद शंकर ने गौरी को 20 वर्ष पुरानी सारी घटना बताई। ये सुनकर गौरी चौंक गई। तो क्या मैं आपकी संतान नहीं हूँ? नहीं बेटी, तुम हमारी संतान नहीं हो, बल्कि तुम हमें जंगल के तालाब के किनारे मिली थी। तब मैं एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन जब तुम हमारे जीवन में आई ना बेटा, तब से हमारा भाग्य बदल गया और मैं धनवान बन गया। गौरी काफी देर तक गहरी सोच में डूबी रही। तो फिर मुझे अपने असली माता पिता की तलाश करनी होगी। आखिर मैं कौन हूँ? मेरे असली माता पिता कौन हैं? मुझे ये जानना होगा। इतना कहकर गौरी अपनी हवेली से बाहर निकल गई। गौरी घने जंगल में जाकर उस रहस्यमयी प्राचीन वृक्ष की तलाश करने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक बहुत बड़े प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। गौरी उस प्राचीन वृक्ष के पास खड़ी होकर उसे ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल वृक्ष के तने से रंग बिरंगी किरणें निकली और एक गोल द्वार प्रकट हो गया। ये देखकर गौरी चौंक गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही द्वार है जैसा पिताजी बता रहे थे। जैसे ही गौरी उस गोल द्वार के अंदर प्रवेश की, अगले ही पल वह एक दूसरे वृक्ष से बाहर आ गई। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह चौंक गई। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहाँ हर घर सोने का बना हुआ था। ये देखकर गौरी आश्चर्यचकित हो गई। ये तो किसी भी तरह से मेरी दुनिया नहीं लगती, ये तो एक अलग की दुनिया है। गौरी उस नगर में घूमने लगी। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंची, जहां सभी लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर गौरी पर पड़ी। वह बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ता हुआ गौरी के पास आ गया। तुम, अरे तुम तो वही लगती हो। क्या कह रहे हो तुम? कौन लगती हूँ मैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक गौरी की कलाई पकड़ ली। ये चिन्ह तुम्हारी कलाई में कैसे आया? ये तो बचपन से है। इसका मतलब जिसका इंतजार था वो तुम हो। अरे तुम ही पाताल लोक की राजकुमारी हो जो हमें उस डायन से मुक्ति दिलवा सकती हो। तुम तो वही लगती हो। क्या कह रहे हो तुम? कौन लगती हूँ मैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक गौरी की कलाई पकड़ ली। ये
ये चिन्ह तुम्हारी कलाई में कैसे आया? ये तो बचपन से है। इसका मतलब जिसका इंतजार था वो तुम हो। अरे तुम ही पाताल लोक की राजकुमारी हो जो हमें उस डायन से मुक्ति दिलवा सकती हो। ये सुनकर गौरी चौंक गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम इस समय पाताल लोक में हो राजकुमारी। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इस तरह से सरेआम यहाँ मत घूमो। अगर किसी की नजर पड़ गई ना तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा और तुम फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। चलो आओ 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 आओ। बुजुर्ग व्यक्ति की बातों में गौरी को सच्चाई नजर आई और वह उसके साथ चल दी। बुजुर्ग व्यक्ति गौरी को एक घने जंगल में ले गया जहाँ कई झोंपड़ियाँ बनी थी और कुछ लोग वहाँ रह रहे थे। सभी लोग गौरी को देखने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति गौरी को एक झोंपड़ी के अंदर, उस व्यक्ति की नजर गौरी पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। महाराज, ये राजकुमारी है। ये देखिए, इनकी कलाई में पाताल लोक का चिन्ह है। देखिए। ये सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। कौन हो तुम? मेरा नाम विक्रम है और तुम मेरी बेटी हो। अगर ये बुजुर्ग व्यक्ति नहीं भी बताता तब भी मैं तुम्हें पहचान लेता। ये सुनकर गौरी चौंक गई। गौरी ने उसे सारी घटना बताई। हाँ, तुम्हारे पिता को जो काला हिरण मिला था वो काला हिरण कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। अपनी पहचान छुपाने के लिए मुझे काले हिरण के रूप में परिवर्तित होना पड़ा क्योंकि मुझे उस समय तुम्हारी जान बचानी थी और तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे पृथ्वी लोक से अच्छी जगह और कोई नहीं मिली क्योंकि केवल पृथ्वी लोक ही एक ऐसी जगह थी जहां तुम्हारी माँ जादूगरनी चंद्रलेखा का जादू नहीं चल सकता था। उसकी शक्तियां वहां कमजोर थीं। ये सुनकर गौरी चौंक गई। क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ चंद्रलेखा? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विक्रम अपनी पुत्री गौरी की ओर देखने लगा। बेटा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है बेटी। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं पाताल लोक का राजा विक्रम था। उस समय पाताल लोक में एक जादूगरनी का बड़ा आतंक था जो देखने में बहुत भयानक थी। वो पाताल लोक के वीरों को उठाकर ले जाती और पत्थर बनाकर उनकी सारी शक्तियां खींच लेती थी। एक दिन मेरे राज्य के राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि विवाह के बाद मेरी पहली संतान ही उस जादूगरनी का अंत करेगी। उसके अंदर विशेष प्रकार की शक्तियां होंगी और जब मेरी पहली संतान 20 वर्ष की हो जाएगी तब जादूगरनी का जादू उस पर नहीं चल पाएगा। मैंने उस भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया और कुछ समय बाद जंगल में मुझे एक सुंदर लड़की मिली जिसने अपना नाम चंद्रलेखा बताया। उसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया और हमने उससे विवाह कर लिया। विवाह के 1 वर्ष बाद तुमने जन्म लिया और तब चंद्रलेखा ने अपना असली रूप मेरे सामने जाहिर किया। ये सुनकर गौरी चौंक गई। कैसा रूप? बेटा, वो कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी थी। उसने जानबूझकर हमसे विवाह किया ताकि वो भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके। तुमने चंद्रलेखा की कोख से ही जन्म लिया था बेटी और चंद्रलेखा तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हें बचाने के लिए हमने हिरण का रूप लिया और तुम्हें पृथ्वी लोक छोड़ आया। तब से चंद्रलेखा तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती फिर रही है और मैं अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ जंगल में छुप कर रह रहा हूँ। और बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां हैं। जैसा तुमने बताया कि पृथ्वी लोक में जब जमींदार के बेटे ने तुम्हें स्पर्श किया तो वो पत्थर का बन गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का भी जोर या जादू काम नहीं करेगा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ले चलिए उस महल में जहाँ पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। विक्रम गौरी को कुछ देर बाद मोतियों के महल में ले गया। महल के अंदर चंद्रलेखा बैठी हुई थी। पतिदेव, 20 वर्ष बाद तुम्हें मेरी याद आई है और ये क्या, तुम्हारे साथ में कौन है? अगले ही पल चंद्रलेखा की आंखें चमकने लगी। ओह मेरी बेटी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, लेकिन मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें पत्थर का बनाना ही होगा क्योंकि अगर मैं तुम्हें पत्थर का नहीं बनाऊंगी तो तुम्हारे हाथों मेरा अंत होगा और मैं अमर होना चाहती हूँ। जैसे ही उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, अगले ही पल गौरी की आंखों से भी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। चंद्रलेखा पत्थर की बनने लगी। ये देखकर चंद्रलेखा चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? तभी विक्रम मुस्कुराया। मूर्ख जादूगरनी, भविष्यवाणी के अनुसार मेरी बेटी ही तेरा अंत करेगी। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को पृथ्वी लोक में छोड़ दिया था और वो 20 वर्ष की हो चुकी है और अब तेरा जादू
उस पर काम नहीं करेगा। कुछ ही देर में चंद्रलेखा पूरी तरह पत्थर की बन गई। विक्रम ने अपनी पुत्री गौरी को पाताल लोक की राजकुमारी घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद गौरी उसी वृक्ष के द्वार से दोबारा पृथ्वी लोक लौट आई। वह उसी स्थान पर पहुंची जहां अशोक पत्थर का बना हुआ खड़ा था। गौरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अशोक फिर से अपने असली रूप में आ गया। अशोक गौरी को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। गौरी अपने माता पिता के पास पहुंची और सारी घटना उन्हें बताई। ये सुनकर शंकर और सावित्री की आंखों में आंसू आ गए।